नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संतान सुख अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का अंग होता है। संतान की उत्पत्ति होती है तो वह अपने साथ ही पद लेकर आता है, एक पोस्ट लेकर आता है। जैसे संतान उत्पत्ति के बाद ही कोई व्यक्ति पिता कहलाता है, कोई स्त्री माता कहलाती है, पिता के पिता बाबा कहलाते हैं। इसी प्रकार ना जाने कितने लोगों को एक पोस्ट मिल जाती है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, संतान की प्राप्ति कब होती है। आइए डायरेक्ट हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। यह एक कुंडली है, लग्न कुंडली, जन्म पत्रिका जिसको हम बोलते हैं वह है। और पुनः बताना चाहूँगा, वैसे अपने हर वीडियो में मैं लगभग ये बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। प्रथम भाव ये कहलाता है, इसी को लग्न बोलते हैं। और 12 भाव होते हैं। यहाँ पर जो ये 12 बॉक्सेस दिख रहे हैं ये भाव हैं, यहीं से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 भाव हैं और इन्हीं में हर एक भाव में एक अंक लिखा होता है जो राशि होती है, राशि का नंबर होता है। और संतान के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव कौन सा है, यहां से गिने 1 2 3 4 5। ये जो भाव है यह संतान भाव है, इसको सुत भाव भी कहते हैं। और यहां पर कोई भी अंक लिखा हो, यहां पर कोई भी अंक लिखा हो, उस अंक से बनने वाली राशि का स्वामी ग्रह पंचमेश कहलाएगा। उदाहरण के लिए 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। ये एक काल्पनिक कुंडली हो गई। यहाँ पर पंचम भाव में 10 नंबर राशि लिखी हुई है। इसके स्वामी हुए 10 नंबर राशि मतलब मकर राशि, और इसके स्वामी हुए शनि। तो पंचमेश कौन हुए? शनि। अब संतान की उत्पत्ति कब होती है, एक एक करके हम कई सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र है कि जब पंचमेश की अंतर्दशा चल रही हो। पंचमेश कौन हुए? इस भाव के स्वामी, इस राशि के स्वामी। पंचम भाव में जो राशि है उसके स्वामी, तो मकर राशि है, स्वामी शनि। तो पंचमेश की अंतर्दशा, पंचमेश की अंतर्दशा जब भी विवाह के पश्चात पंचमेश की अंतर्दशा चल रही हो तब संभावना बनती है संतान उत्पत्ति की। दूसरे सूत्र पर आते हैं। पंचमेश कुंडली में जिस भी ग्रह को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हों, उस ग्रह की अंतर्दशा में, जैसे कि यहाँ पर पंचमेश शनि हुए, शनि कहीं भी बैठे हैं, मान लिया यहाँ पर बैठे हैं शनि, यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधे यहाँ डालेंगे, ठीक सामने ही हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। तो पंचमेश शनि यहाँ पे दशम भाव में है, यहाँ से ठीक सामने अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे। और यहाँ पर उदाहरण के लिए बुध बैठे हुए हैं, तो बुध की अंतर्दशा में संतान उत्पत्ति की संभावना होती है। तो पहला क्या था, पंचमेश की अंतर्दशा हो। दूसरा है कि पंचमेश जहां बैठे हों वहां से अपनी सप्तम दृष्टि जिस ग्रह पर डालें उसकी अंतर्दशा में संतान उत्पत्ति की संभावना
होती है। अगला सूत्र क्या है? पंचमेश जिस राशि में बैठे हों उस राशि के स्वामी की अंतर्दशा में संतानोत्पत्ति की संभावना होती है। पंचमेश शनि यहां पर मान लिया यहां बैठे हैं, पंचमेश शनि यहां बैठे हैं 4 नंबर राशि में। 4 नंबर राशि कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी हुए चंद्रमा, तो पंचमेश यहां चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा की अंतर्दशा में संतान उत्पत्ति की संभावना प्रबल होती है। आगे चलते हैं एक सूत्र पर। गुरु की अंतर्दशा, जब गुरु की अंतर्दशा चल रही होगी तब भी व्यक्ति को संतान होने की संभावना बनती है, गुरु कहीं भी विराजमान हो। अगला है कुंडली में, लग्न कुंडली में गुरु के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो उसकी अंतर्दशा में भी संतान उत्पत्ति की संभावना होती है। जैसे इस कुंडली में मान लिया गुरु यहाँ बैठे हैं और इनके साथ यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल की अंतर्दशा, क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं, मंगल की अंतर्दशा में भी संतान होने की पूरी संभावना बनती है। अगले सूत्र पर आते हैं। कुंडली में गुरु जिस भी ग्रह को देख रहे हों, गुरु जिस भी ग्रह को अपनी दृष्टि से देख रहे हों उस ग्रह की अंतर्दशा में भी संतान उत्पत्ति की संभावना होती है। अब हम जानते हैं कि गुरु की कौन सी दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। उदाहरण के लिए गुरु यहाँ बैठे हैं और कहाँ कहाँ ये अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं, यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पर डाल रहे हैं, 6 7 यहाँ पर, 8 9 यहाँ पर। ये 3 जगह जो हैं डबल टिक कर दे रहा हूँ, ये 3 स्थानों पर 9 भाव में बैठे गुरु की दृष्टि हो रही है। तो गुरु जहाँ भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पर कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की अंतर्दशा में संतान उत्पत्ति की संभावना होती है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने मान लिया कि यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। अब गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5, तो हम बोल सकते हैं कि सूर्य की अंतर्दशा में किसी जातक को संतान हो सकती है। तो इस प्रकार से ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। एक अगला सूत्र भी देख लेते हैं। किसी भी लग्न पत्रिका में गोचर के गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ेगी तब संतान हो सकती है। गोचर क्या होता है? किसी भी क्षण ग्रहों की जो स्थितियां हैं वही गोचर है। देखिए, जब किसी जातक का जन्म होता है तो ग्रहों की स्थितियां होती हैं वहां पर, उस समय जो ग्रह जहां होते हैं उसी का एक मैप है लग्न कुंडली। और मान लिया अभी मैं आपको यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ, इस समय का गोचर हम देखेंगे तो ग्रहों की स्थितियाँ अलग हो गई होंगी, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने स्थान पर रुका हुआ नहीं रहता, वो तो कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो अब मान लिया वर्तमान में कोई ऐसी स्थिति है जिसमें गुरु की कोई भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। मान लिया गुरु यहाँ पर है, वर्तमान में गुरु की स्थिति यहाँ पर है, तो गोचर के गुरु यहाँ पे हुए। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर गुरु अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह समय संतान उत्पत्ति का चल रहा है। ऐसे तो बहुत से सूत्र हैं, परंतु उनमें से ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और सरलतम सूत्र थे जो यहाँ पर मैंने आपको बताने की, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
अब इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब संतान होने में समस्या हो सकती है। कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब संतान उत्पत्ति में समस्या हो सकती है। तो किसी भी लग्न पत्रिका में पंचम भाव और एकादश भाव, पंचम भाव या एकादश भाव में मंगल और राहु, पंचम भाव और एकादश भाव में मंगल और राहु युति बनाकर बैठे हों, इसको हम अंगारक योग भी बोलते हैं। तो पंचम भाव या एकादश भाव में अगर मंगल और राहु युति बनाकर अंगारक योग बना रहे हों तो यह स्थिति संतान को नष्ट करने वाली होती है, संतान उत्पत्ति में समस्या हो सकती है। यहाँ पर अगर मंगल और राहु आमने सामने भी बैठे हों, एक ग्रह एकादश में हो, एक ग्रह पंचम में हो, मंगल और राहु में से दोनों में से एक पंचम में और एकादश में, तो भी यही स्थिति बनती है, संतान में समस्या हो सकती है, संतान उत्पन्न होने में समस्या हो सकती है। एक और सूत्र देख लेते हैं, संतान उत्पत्ति में समस्या का ही एक और सूत्र है। यदि सूर्य और केतु पंचम भाव या एकादश भाव में सूर्य और केतु युति बना रहे हों या पंचम और एकादश भाव में एक में सूर्य हो कहीं भी और एक में केतु हो, तो भी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रकार से गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं उसके फलों में कमी लाते हैं। तो अगर पंचम भाव में गुरु विराजमान हो जाए, पंचम भाव में गुरु विराजमान हो जाए और बली होकर विराजमान हो, जैसे कि यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाए। उच्च के कहाँ पे होते हैं गुरु? कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने माना कि पंचम भाव में 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि है और गुरु यहाँ पर विराजमान है, तो गुरु उच्च के हो गए और अंशबल में भी मान लिया बली हैं, तो उस स्थिति में भी संतान उत्पत्ति में ये समस्या करते हैं। तो आज इस प्रकार से मैंने आपको सबसे सरल तरीके से यह समझाने का प्रयत्न किया कि संतान उत्पत्ति का समय क्या हो सकता है और संतान उत्पत्ति में कौन से ग्रह बाधक बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से सूत्र हैं जो एक ही समय में या किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट करना, कम समय में स्पष्ट करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो अक्सर कोई भी ज्योतिषी प्रयोग में लाते हैं संतान उत्पत्ति से संबंधित प्रश्नों के लिए। ऐसे और भी चीजें देखते हैं, लेकिन यह सबसे सरल तरीके हैं और सबसे सरल सूत्र आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।